हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस केमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। चलो अपने सारे दोस्तों से कह दो कि ऑनलाइन आ जाए। ऑन डिमांड राजीव सर के साथ क्वांटम का फैंटम सेशन आपको बहुत अच्छा लगा था, तो क्वांटम केमिस्ट्री का एक और सेशन लेकर आए हैं। क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक और सेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वांटम केमिस्ट्री के गेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी आज के सेशन के एंड में आपको पता चलेगा। ठीक है, सो जल्दी ज्वाइन कर लो, अपने सारे दोस्तों को भी बोल देना ज्वाइन करें। ओके, तो क्वांटम केमिस्ट्री ये एक ऐसा टॉपिक है जो गेट, नेट, पीआईएफआर, सेट एग्जाम्स बहुत फेवरेट टॉपिक है सारे पेपर सेटर्स का। और इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि सारे बच्चे डरते हैं, मगर मेरा तो कहना है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, वो चीज़ें अगर सीख लोगे तो क्वांटम केमिस्ट्री से कोई डरने की बात नहीं है। ओके, गुड आफ्टरनून नीतू, हर्षवर्धन, साई, श्रद्धा, सुब्रतो, ओम, महालक्ष्मी, मोहिनी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अपने आप सब लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि इस सेशन का जो लिंक है सबके साथ शेयर कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यहाँ पे नीचे अगर आप कंप्यूटर पे या फिर फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे नीचे एक शेयर का बटन आएगा। शेयर करके अपने दोस्तों के ग्रुप्स पे इस वीडियो का लिंक डाल दो, ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़े, सब लोग क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये देखें और बहुत मज़ा आए। ठीक है। जैम वाले भी देख सकते हैं, जैम वालों को भी मज़ा आएगा इस सेशन में। यस डेफिनेटली। गुड आफ्टरनून सबा, गुड आफ्टरनून कोमल, अजिंक्य, वासुदेव, विष्णु, वेलकम टू आईएफएस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम मेनली न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, गेट में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक अलग ही वेटेज होता है, और वो वेटेज कितना होता है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पूछ रहे हो तो गेट के पेपर में एनएटी कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मार्क्स का न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35, ये थोड़ा सा वेरी भी करता है। कभी कभी फॉर एग्जांपल 2020 के गेट में 33 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आए थे, और इवन 2021 में इनफैक्ट 29 मार्क्स के ही नैट के क्वेश्चंस आए थे। और ये मैं केमिस्ट्री के जो नैट के क्वेश्चंस हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये एनईटी क्वेश्चंस है अगर पेपर का 1/3 हिस्सा सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है इसमें। ओके, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दीज क्वेश्चंस। मगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी खबर भी है बुरी खबर भी है। अच्छी खबर इसलिए क्योंकि गलत आंसर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बुरी खबर इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका मतलब आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। आप गेस मार के या थोड़ा सा एस्टिमेट करके या थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके आंसर आप कैलकुलेट अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, गेट में हर आंसर्स के लिए कैसा होता है, रेंज होता है। फॉर एग्जांपल आंसर अगर 10 आएगा और या 95.7 ये अगर आंसर है आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर अगर 95.7 है, तो जनरली रेंज क्या होती है, जनरली रेंज ऐसी कुछ होगी कि 94.5 टू 96.5। ठीक है, इस रेंज में कोई भी आंसर आ गया तो वो करेक्ट मार्क किया जाएगा। ठीक है, तो उतना थोड़ा आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो उनको चलता है। मगर 95.7 की जगह पे आपने अप्रॉक्सीमेट किया 92 आ गया और आपने 92 लिखा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अच्छी खबर यह है कि नेगेटिव मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, तो मतलब मार्क्स माइनस भी नहीं होंगे, जितने थे उतने ही रहेंगे। ओके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। ऑलराइट सर, आपने ग्रुप पर भेज दिया 20 दिसंबर के बैच में। ओके, नीतू, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साई। नेट वाले भी देख सकते हैं, यस एब्सोल्युटली, नेट, गेट, आईआईटी जैम, टीआईएफआर, बार्क। आईआईटी जैम में भी कई सारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रैटेजी भी आप यहाँ पे सीख सकते हो।
ओके, हेलो वासुदेव, वेलकम टू आईएफएस। नेट के लिए भी है, गेट के लिए भी है। नेट का कैसा है कि इनमें से ये जो क्वेश्चंस है, इनमें जो हम ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं उन पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस आ गए तो नंबर्स ऐसे होंगे कि कैलकुलेशंस आसान रहेंगे। गेट में क्या होता है, यहाँ पे कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। गेट में हम क्या कर सकते हैं, गेट का जो कैलकुलेटर होता है ये यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ कैलकुलेटर्स इन गेट, वी कैन यूज़ कैलकुलेटर्स इन आईआईटी। ठीक है, इन दो एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। तो क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल्स में जो नंबर्स आते हैं, जो क्वांटिटीज़ दिए जाते हैं, वो क्वांटिटीज़ थोड़े से इजी टाइप के होते हैं ताकि कैलकुलेशन में बच्चे को, स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ठीक है, मगर यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है तो यहाँ पे कोई भी नंबर्स, एक्चुअल वैल्यूज़ कई बार दिए जाते हैं, मगर कैलकुलेटर फिर आपके लिए उतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड है। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेटर है। जो भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आपको करना है वो डायरेक्टली आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस गेट एग्जाम में आए थे, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वांटम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले लाइक बटन दबाओ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 35 लोग हैं और सिर्फ 22 लोगों ने लाइक किया है। नॉट गुड, नॉट गुड। ठीक है, ऑलराइट, तो सबसे पहले जाके लाइक ठोको और फिर ये क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साई दिया है, एक वेव फंक्शन दिया है, साई इज इक्वल टू सी फाई माइनस 1/√3 टाइम्स फाई 2। ठीक है, इट represents a normalized molecular orbital. It represents a normalized molecular orbital constructed from two different atomic orbitals, phi 1 and phi 2. ठीक है, यहाँ पे phi 1 है और यहाँ पे phi 2 है। phi 1 और phi 2 का उनको यूज करके एक molecular orbital बनाया है। And most important is phi 1 and phi 2 form an orthonormal set. phi 1 and phi 2 form an orthonormal set. ठीक है, और अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो उन्होंने पूछा है कि C की वैल्यू क्या है। उन्होंने पूछा है कि C की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है साई इज इक्वल टू सी फाई माइनस 1/(C∅1 - 1/√3 टाइम्स फाई 2), ये वेव फंक्शन आपको दिया गया है। ठीक है, और इस वेव फंक्शन में दो कोएफिशिएंट्स हैं। ओके, यहाँ पे दो अलग अलग कोएफिशिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक है C, एक है -1/√3। ठीक है, यहाँ पे इसका साइन लेना भूलना नहीं है, साइन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में साइन इग्नोर किया तो भी चलता है, मगर कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें ये साइन भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, माइनस होगा तो आंसर कुछ आएगा, प्लस होगा तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, सो ये साइन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये दो कॉन्स्टेंट्स आपको दिए हैं। ठीक है, ये दो कॉन्स्टेंट्स आपको दिए हैं। मान लेते हैं कि ये C1 है, मान लेते हैं कि ये C2 है। ठीक है, ये दोनों C1 और C2 है। अब इसमें और क्या क्या हमें बताया है, हमें और कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक है ये नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड है, इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1। और फाई 1 फाई 2 ने क्या किया है, फाई 1 फाई 2 ने ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल फाई 1 फाई 2 डी टाउ दिस इज इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रल फाई 1 स्टार, यहाँ पे भी स्टार होना चाहिए, फाई 1 स्टार फाई 1 डी टाउ दिस इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल फाई 2 स्टार फाई 2 डी टाउ इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि फाई 1 और फाई 2 का ऑर्थोनॉर्मल सेट बन चुका है। ठीक है, सो साई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, और जो फाई 1 फाई 2 बेसिस सेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो भी नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, फाई 1 फाई 2 बेसिस सेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी नॉर्मलाइज्ड हैं। ठीक है, ये दोनों जब होता है, ये दोनों जब होता है तो ये जो दो कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को लेकर हम एक सिंपल सा रूल अप्लाई कर सकते हैं और आंसर इमीडिएटली आ जाता है। वो रूल क्या है,
वो रूल ये है कि इफ psi is normalized and phi1 phi2 are orthonormal, then c1 square plus c2 square that is equal to 1. सिंपल सा रूल है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और सॉल्व करना है। c1 का वैल्यू हमने लिखा था c, c2 का वैल्यू उन्होंने दिया है -1/√3, इसका स्क्वायर होगा 1। मतलब ये इक्वेशन अगर हमने सॉल्व कर लिया तो c का वैल्यू मिलना बहुत आसान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, -1/√3 का स्क्वायर करो, वो होगा 1/3। √3 का स्क्वायर है 3, -1 का स्क्वायर है +1, तो यहाँ पे +1 आएगा, और c स्क्वायर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब ये 1/3 उस तरफ ले जाओ तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/3 मतलब 2/3, ठीक है। c स्क्वायर इज 1 - 1/3 मतलब 2/3, ठीक है। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, मतलब ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.67, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 मतलब 0.67। अगर ये लिखने के बाद हमारा आंसर आ गया क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे डैश दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लैंक दिया है, यहाँ पे इस ब्लैंक पे एक नंबर जाना चाहिए। वहाँ पे ना हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, ना 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट भी नहीं जाएगा, डिवीजन भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, इसके बाद यूज अ कैलकुलेटर, इसके बाद यूज अ कैलकुलेटर यूज करोगे तो c का वैल्यू क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली। अब उन्होंने बताया कि राउंड ऑफ द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ये कैलकुलेट करो और बताओ आंसर क्या आएगा। ये कैलकुलेट करो और बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.82, ये आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.82, ठीक है। 0.82 ये आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट्स है किसी को? ठीक है। और 0.81 जिन्होंने कहा है, ये 0.816 आता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए सो c इज इक्वल टू 0.81, कैलकुलेटर यूज करोगे तो c आएगा 0.8162 ऐसा कुछ आएगा, मगर हमें चाहिए 2 ही डेसिमल्स, तो ये 81 का हमें देखना है सिर्फ। और यहाँ पे 6 है, ये नंबर 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 0.82 हो जाएगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.82। इसका आंसर है 0.82 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट आंसर है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 0.82। ठीक है, समझ में आ गया है सबको? कोई बात नहीं विजय, मगर आपका गेस सही था। 0.82 अगर आंसर है तो ये आंसर एक्चुअली इसका रेंज दिया जाता है, इसका आंसर इसका रेंज टिपिकली दिया जाएगा 0.8 टू 0.85। ठीक है, तो इस रेंज में कोई भी आंसर आ गया वो जनरली सही मार्क किया जाएगा। ओके, इस रेंज में अगर आपका आंसर आ जाता है वो सही मार्क किया जाएगा। तो 0.81 भी अगर आपने लिखा तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है, मगर फिर भी इस रेंज में है तो आपको सही मार्क किया जाएगा। ओके, दे यू विल गेट पॉइंट्स फॉर, यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, एनी डाउट्स हियर? एनी डाउट्स हियर? हर्षवर्धन, मोहिनी, सुनील, विष्णु, विजय, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका आंसर एकदम सही है। वेरी गुड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब ये उसी जैसा एक क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ। इन अ मॉलिक्यूल एक्स वाई, लेट साई एक्स एंड साई वाई डिनोट नॉर्मलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, साई एक्स और साई वाई दो नॉर्मलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। दीज आर नॉर्मलाइज्ड, दीज आर नॉर्मलाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल ऑफ
इंटीग्रल ऑफ साई एक्स इज इक्वल टू 1, ये डी टाउ आएगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल ऑफ साई वाई स्टार साई वाई डी टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो इंटीग्रल्स हैं, एक ये दोनों ही 1 आएंगे क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, मगर पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट भी आया था, जबकि φ1 और φ2 दो अलग अलग ऑर्बिटल्स लेकर उनका इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे तो वो 0 आता है। ठीक है, वो पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, दैट इज बिकॉज साई एक्स एंड साई वाई दे आर नॉट ऑर्थोनॉर्मल, दे आर जस्ट नॉर्मलाइज्ड। ऑर्थोनॉर्मल होगा तो दोनों आएगा, 0 आएगा साई एक्स साई वाई। ठीक है, और नॉर्मलाइज्ड होगा तो साई एक्स 1 आएगा, साई वाई 1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दिया है a normalized molecular orbital xy is given। ठीक है, normalized molecular orbital xy ये भी आपको given है, right? And that is given by psi plus is equal to 0.56 psi x plus psi y, value of the overlap integral। अब ये overlap integral क्या है? What is this overlap integral? अब ये psi plus जो है ये दिया है 0.56 साई एक्स प्लस 0.56 साई वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे, ये ब्रैकेट ओपन करके ये आ जाता है। ओके, अब ये जो साई प्लस है ये नॉर्मलाइज्ड है। ओके, दिस इज गिवन एज अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इफ साई प्लस इज नॉर्मलाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रल साई प्लस स्टार साई प्लस डी टाउ इक्वल टू 1। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साई प्लस स्टार साई प्लस डी टाउ शुड बी इक्वल टू 1। अब इसमें हमने ये सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, साई प्लस और साई प्लस स्टार की जगह पे अगर हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पे लिख दी तो क्या होगा? ठीक है, तो हमें बहुत एक लंबा सा इक्वेशन आता है, एक बहुत लंबा सा इक्वेशन हमें मिलेगा। वो इक्वेशन मैं यहाँ पे अगले पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, एक बहुत लंबा सा इक्वेशन मिलता है, मैं बताता हूं क्या है। इंटीग्रल 0.56 का स्क्वायर साई एक्स स्टार साई एक्स बीटा प्लस इंटीग्रल 0.56 का स्क्वायर साई वाई स्टार साई वाई डी टाउ प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 times 0.56 into 0.56 into psi x star psi y डी टाउ इक्वल टू 1। ठीक है, ये बहुत एक लंबा सा इक्वेशन आता है। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है। कौन कौन से हैं? ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, ये 3 टर्म्स है। ऑलराइट, ये 3 टर्म्स हमें आप यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, ये 3 टर्म्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। अब इन 3 टर्म्स का क्या करना है? 0.56 स्क्वायर है, ये तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी 0.56 स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा। साई एक्स साई वाई साई वाई साई वाई, राइट, और ये साई एक्स स्टार साई वाई यहाँ पे आ गया है। दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एज द ओवरलैप इंटीग्रल। हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड एज द ओवरलैप इंटीग्रल। हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑलराइट, आंसर कम्स 0.59। देखते हैं। गुड आफ्टरनून निशानी। ऑर्थोगोनल साई 1 साई 2 होता है या साई 1 स्टार साई 2? इसमें कैसा है कि साई 1 स्टार साई 2 और साई 1 साई 2 ये दोनों इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो अगर साई 1 वेव फंक्शन ये रियल वेव फंक्शन है। ठीक है, रियल वेव फंक्शन होगा तो क्या होगा? साई 1 स्टार इज इक्वल टू साई 1। रियल वेव फंक्शन होगा तो क्या होगा? साई 1 स्टार विल बी इक्वल टू साई 1। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे ये सारे रियल वेव फंक्शन है, ऐसा अगर हम मान के चलेंगे तो साई एक्स स्टार साई वाई और साई वाई स्टार साई एक्स में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। राइट, समझ में आ रहा है? ओके, सो अब ये ओवरलैप इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे?
सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है साई एक्स स्टार साई वाई, ये तो हमने इक्वल टू 1 लिखा था, ओके, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। अगर आपको देखना है, यहाँ पे हमने देखा है साई एक्स स्टार साई एक्स डी टाउ, ये आएगा 1। वैसे ही साई वाई स्टार साई वाई डी टाउ आएगा 1, ठीक है। तो ये दोनों ही 1 आएंगे, सॉरी, ये 1 आएगा। साई वाई स्टार साई वाई, ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो बचा क्या देखते हैं, 0.56 सर यहाँ पे बचा इंटू 1, क्योंकि ये पार्ट 1 है, प्लस 0.56 का स्क्वायर इंटू 1 बचा, क्योंकि ये पार्ट भी 1 है। बाकी क्या बचा यहाँ पे 2 टाइम्स 0.56 इंटू 0.56 मतलब 0.56 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे फिर से 0.56 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये साई एक्स स्टार साई वाई, ये होगा ओवरलैप इंटीग्रल, साई एक्स स्टार साई वाई, ये होगा ओवरलैप इंटीग्रल, ठीक है। तो ओवरलैप इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, एस एक्स वाई ऐसे लिख देते हैं। लेट्स कॉल दिस ओवरलैप इंटीग्रल एज एस एक्स वाई, लेट्स कॉल दिस ओवरलैप इंटीग्रल एज एस एक्स वाई, ओके, एज एस एक्स वाई। और ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। ये पूरा आंसर कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 1। तो 0.56 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0.56 स्क्वायर इंटू 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। 0.56 का स्क्वायर और 2 इंटू 0.56 का स्क्वायर, ये हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है, 0.56 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 0.3136, ठीक है। तो 0.3136 प्लस 0.3136 प्लस 2 इंटू 0.3136 मतलब क्या है, 0.6272 एस एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू 1। 0.6272 एस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये मैंने सिर्फ ये नंबर्स कैलकुलेट किए हैं, 1 2 और 3, ये 3 नंबर्स कैलकुलेटर यूज करके ही कैलकुलेट करो, ठीक है। कैलकुलेटर को लेकर ही कैलकुलेट करना है। और ये जो नंबर्स है अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। 0.3136 प्लस 3136 6272 होता है, ठीक है। सो 0.6272 एस एक्स वाई विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.6272, ठीक है। ये दोनों नंबर्स हम उस तरफ ले गए हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 माइनस 0.6272 इज हाउ मच, आएगा 28, ये आएगा 7, ये आएगा 3, 0.3728, 0.3728। देयरफॉर एस एक्स वाई, ये ओवरलैप इंटीग्रल क्या आएगा, 0.3728 डिवाइडेड बाय 0.6272, ओके, 0.3728 डिवाइडेड बाय 0.6272, ठीक है। और ये अब आप अगर आप कैलकुलेट करोगे 728 डिवाइडेड बाय 6272, ये आंसर आएगा 0.5943, मतलब 0.59, ठीक है। हमें आंसर पूछा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आंसर आएगा 0.59, तो ये आंसर आएगा 0.59। समझ में आ गया सबको। अब जितने लोगों ने 0.594 बताया है, ठीक है, जितने लोगों ने 0.594 बताया है, गलत नहीं हो, मगर याद रखो 594 को बाद में 0.59 करना जरूरी है, क्योंकि ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस, शुड बी डन ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके, दिस शुड बी डन ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, 21 फरवरी को CSIR नेट का ऑफलाइन बैच IFS का स्टार्ट हो रहा है पुणे में, ठीक है। 21 फरवरी को केमिकल साइंस का CSIR नेट जून 2022 को टारगेट करने वाला बैच। तो इस बैच में हमारा टारगेट होगा जून 2022 का
और दिसंबर 2022 का CSR नेट। ठीक है, CSR NTA ने इस बार प्रॉमिस किया है कि जून और दिसंबर दोनों बार नेट होगा, जून में और दिसंबर में दोनों टाइम पे नेट होगा आपका। और इन दो नेट एग्जाम्स को टारगेट करने वाला ये ऑफलाइन क्लासरूम कोचिंग बैच है। ओके, दिस इज अ क्लासरूम कोचिंग बैच। तो इस क्लासरूम कोचिंग बैच में एनरोल करने के लिए इस नंबर पे आज ही कॉल कर लीजिए। 21 फरवरी से ये बैच स्टार्ट होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, CSR नेट के लिए इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स इस बैच में कवर किए जाएंगे। मेक श्योर दैट यू कॉल दिस नंबर, या फिर यही नंबर आपके यहाँ पे कमेंट्स में भी पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट्स में भी पोस्ट किया जाएगा, और उस नंबर पे कॉल करके आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन ले सकते हो। ऑफलाइन बैचेस रिजल्ट्स के लिए बहुत ही फ़ायदे के रहते हैं, क्योंकि आपके टीचर्स आपके सामने हैं, आपके साथ अपने दोस्त हैं, आपके सारे क्लासमेट्स हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं ये देखकर आपको भी स्फूर्ति मिलती है, आपको भी एनकरेजमेंट मिलता है, और आपको भी CSR नेट क्रैक करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इसीलिए ऑफलाइन बैच जैसा कोई भी बैच नहीं होता है। ऑफलाइन बैच के बहुत सारे फ़ायदे हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। लाइब्रेरी फैसिलिटी मतलब स्टडी रूम फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपके सारे दोस्तों के साथ मिल के पढ़ाई करने का यहाँ पे आपको मौका मिलेगा, जो एनवायरनमेंट ही अलग होता है। तो मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर दिस बैच। 21 फरवरी को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 21 फरवरी को CSR नेट का इस बार का एग्ज़ाम हो रहा है, 16 फरवरी को 5 दिन बाद ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस बैच का टारगेट होगा जून और दिसंबर 2022। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू एनरोल इन दिस बैच। इसके साथ साथ इस ऑफ़र के बारे में आपको तो पता ही है, हमारा गेट 2022 का और CSR नेट 2022 के लिए एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुआ है, और ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही धमाकेदार है। सिर्फ 99 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रहा है। ओके, IIT जैम, CSR नेट, गेट, ये सारे टेस्ट सीरीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रहे हैं। एक बर्गर से भी कम प्राइस में आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिल रहा है, इंक्लूडिंग टॉपिक वाइज टेस्ट, इंक्लूडिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे आपको टेस्ट एक साथ मिलेंगे, और जिन्होंने IFS का टेस्ट सीरीज लिया है उन्होंने हमें बहुत अच्छा फीडबैक हमेशा दिया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर बहुत सारे हमारे जो CSR नेट के रैंक होल्डर्स थे वो हमारे CSR नेट टेस्ट सीरीज से भी आए थे। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल टेस्ट सीरीज, बहुत ही फायदे का टेस्ट सीरीज होता है। और आपका पूरा रिवीजन हो चुका है, अगर रिवीजन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उसके साथ साथ अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आपने एक्चुअल टेस्ट दिया है, तो आपको जो एक नया कॉन्फिडेंस आएगा उसका कहीं भी तोड़ नहीं होगा। ओके, उसके जैसा कॉन्फिडेंस आपको कुछ भी और करके नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज ओनली 99 रुपीज़ में, गेट की 99 में, CSR नेट की 99 रुपीज़ में आपको मिल रही है। ऐसा सुनहरा मौका, ऐसा दिन जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगा। आज ही इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो, और अपना CSR नेट का, गेट का AIR टॉप 10 में रैंक पक्का कर लो। ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू एनरोल फॉर दिस टेस्ट सीरीज। बहुत ही फायदे का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो इस क्वेश्चन की कंफ्यूजन दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। सपोज साई 1 एंड साई 2 आर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात चल रही है। साई 1 साई 2 दिए हैं और एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और साई 1 साई 2 में जो एंगल है वो एंगल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, रॉबिन, जैम का सिलेबस और गेट का सिलेबस गेट में ज़्यादा है, जैम में कम है, मगर जैम में जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा गेट में है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये सारा IIT जैम में भी है। ठीक है, दिसंबर 2022 का ऑनलाइन बैच कब स्टार्ट होगी, मुझे ज्वाइन करनी है। हर्षवर्धन सिंह,
ऑनलाइन बैचेस हमारी हर महीने स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी स्टार्ट करोगे तो आपका प्रेपरेशन 6 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आई थिंक पीछे मैंने आपको एक फ़ोन नंबर दिया था, ओके। इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर लो, 9172266688। इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर लो। इस फ़ोन नंबर पे कॉल करोगे तो आपको इस बैच के बारे में, ऑनलाइन बैच के बारे में, नेट टेस्ट सीरीज़ के बारे में, सभी बैचेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ओके। सो ये फ़ोन नंबर देखो, यहाँ पे कमेंट्स में भी एक फ़ोन नंबर पोस्ट हुआ है, हर्षवर्धन, ठीक है। कई सारे इनफैक्ट फ़ोन नंबर पोस्ट हुए हैं, तो उन पे भी आप कॉल कर सकते हो, ओके। ऑल राइट, तो तब तक ये क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड जैसा होगा ना एंगल वाला प्रॉब्लम, सॉलिड जैसा, राइट, करेक्ट करेक्ट। सॉलिड स्टेट में इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है, मगर उसमें मिलर इंडाइसेस होते हैं। यहाँ पे मिलर इंडाइसेस नहीं है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स के कोएफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे मिलर इंडाइसेस नहीं है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स के कोएफिशिएंट्स हैं, ओके। हेलो गौरव, वेलकम टू IFS एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस द बेस्ट इंस्टीट्यूट। मगर मैं कहूँगा कि बेस्ट से भी आगे जाके हमारा इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया का केमिस्ट्री के लिए, ओके। इंडिया का नंबर 1 केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बेस्ट फैकल्टीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स यूज़ किए हैं। एक है 3s ऑर्बिटल, एक है 3px ऑर्बिटल, और एक है 3py ऑर्बिटल। एक है px, एक है 3py, और एक है 3p वेल सॉरी 3s 3px और 3py। ये 3 ऑर्बिटल्स यूज किए हैं। अब ये 3s ऑर्बिटल होता है, इसको कोई डायरेक्शन नहीं होता है। 3s ऑर्बिटल के जिंदगी को कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। 3s ऑर्बिटल डायरेक्शनलेस होता है, वो सारे जगह पे फैल जाता है, सारे डायरेक्शंस में फैलता रहता है। मगर x और y ऑर्बिटल्स जो है ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं। x और y ऑर्बिटल्स ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं। जिसका मतलब क्या है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका डायरेक्शन x और y ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन से डिसाइड होगा, उनसे पक्का होगा, ठीक है। दीप्तमय नहीं, ये क्वेश्चन जैम के लिए नहीं है, ओके। हाइब्रिडाइजेशन ये क्वेश्चन में भी जैम के लिए नहीं है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर जैम। मगर इसी के जैसा क्वेश्चन IIT जैम में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आता है और उसका लॉजिक सेम है, ठीक है। x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं ये डायरेक्शनल है। ये जो डायरेक्शन लेस है, ठीक है, जिसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें इग्नोर करना है, ओके। जिसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं है उसको हमें इग्नोर करना है। जो डायरेक्शनल है उन्हीं को लेकर हमें एंगल कैलकुलेट करना है। और ये एंगल कैसे कैलकुलेट करते हो, सपोज इनके कोएफिशिएंट्स को हमने A1 A2 B1 B2 कह दिया, तो थीटा या x1 x2 y1 y2 ऐसे कह देते हैं। cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, सेकंड, cos ऑफ थीटा, ठीक है। cos ऑफ थीटा कैसे कैलकुलेट करते हो, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह का फॉर्मूला आपने मिलर इंडाइसेस के केस में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में देखा है, जहाँ पे x1 x2 नहीं है, h1 h2 है, k1 k2 है, h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x1 x2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, y1 y2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये x1 क्या है, x1 दिया गया है हमें यहाँ पे, ओके। x1 है 0.63, वो सारे नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x1 है 0.63, x2 है -0.63,
y1 है 0.77, y2 है -0.77। ठीक है, ये चार वैल्यूज दिए गए हैं। देखो x1 x2 x1 और x2 बताया ना, x2, हाँ ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आता है। 0.63 इंटू -0.63। ठीक है, x1 x2 क्या है, 0.63 इंटू -0.63। ओके, प्लस y1 y2 क्या है, 0.77 इंटू -0.77 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.63 का स्क्वायर प्लस 0.77 का स्क्वायर और 0.63 का स्क्वायर, इस बार माइनस साइन के साथ आएगा, प्लस -0.77 का स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन करो और फिर मुझे बताओ, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेट करो और बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। कैलकुलेशन करके बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। क्या वैल्यू आएगा। करेक्ट, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। कॉस थीटा जब कैलकुलेट करोगे यहाँ पे ये वैल्यू आएगा -1। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, कॉस थीटा का वैल्यू है -1। और कॉस थीटा का वैल्यू -1 कब होता है। कॉस थीटा का ग्राफ अगर आपको याद होगा, कॉस थीटा का ग्राफ अगर याद होगा, तो स्टार्ट होता है यहाँ से, जाएगा नीचे और ये फिर से ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे है 90 डिग्रीज, यहाँ पे है 180 डिग्रीज, यहाँ पे है 270 डिग्रीज और यहाँ पे है 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज हैं और इसमें ये +1 है और यहाँ पे -1 है। ओके, ऊपर +1 है, नीचे -1 है। समझ में आ रहा है, ऊपर +1 है, नीचे -1 है। ठीक है, तो -1 का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, -1 का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, -1 का वैल्यू आ रहा है 180 डिग्रीज पे। तो देयरफॉर थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ -1, मतलब ये आएगा 180 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1, मतलब ये आएगा 180 डिग्रीज। समझ में आ रहा है। ठीक है, और पाई पर -1 आता है, करेक्ट। और पाई पर -1 आता है और इवन पाई पर +1 आता है, करेक्ट, राइट। वेरी गुड भूपेंद्र, विष्णु, सुरजीत, आध्या, सुनील, एकदम सही है। रॉबिन, एब्सोल्युटली करेक्ट। रॉबिन का भी टेक्निक एकदम सही है, आउट ऑफ फेज है दोनों वेव्स, तो इसलिए भी 180 डिग्रीज है। मगर चलो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, वो इस सिंपल वाले क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेगा कंसेप्ट। ठीक है, मगर ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब ये थोड़ा सा एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर is 300 centimeter inverse. Energy of the next higher energy level is, energy of the next higher energy level is। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे होता है ½ न्यू बार, यहाँ पे होता है 3/2
न्यू बार, यहाँ पे होता है 5/2 न्यू बार एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। और उन्होंने बताया कि लोएस्ट एनर्जी इज 300 सेंटीमीटर इनवर्स। लोएस्ट एनर्जी इज 300 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल इसका एनर्जी क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री मुश्किल है, उसको इग्नोर करना चाहिए, स्किप करना चाहिए, ये क्वेश्चन देखो और फिर उसके बाद मुझे बताओ। ठीक है, हाफ न्यू बार ये होता है 300, तो 3/2 न्यू बार कितना होगा? 3/2 न्यू बार कितना होगा? 3/2 न्यू बार कितना होगा? तो बता सकते हो? 900। वेरी नाइस। यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 900। वही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सुनील, सुरजीत, भूपेंद्र, विष्णु, कबीर, एकदम परफेक्ट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिर्फ ये एनर्जी लेवल्स याद रखनी है। ये एनर्जी लेवल्स कैसे आई? तो एनर्जी लेवल्स क्या होती हैं? एप्सिलॉन v इज इक्वल टू v प्लस हाफ न्यू बार। एप्सिलॉन v इज इक्वल टू v प्लस हाफ न्यू बार। तो यहाँ पे v इक्वल टू 0 है, यहाँ पे v इक्वल टू 1 है, यहाँ पे v इक्वल टू 2 है। सॉल्व करने में ये जब मैंने लिखा इमीडिएटली आपको आंसर आ भी गया। इतना सा लिखने पर आंसर इमीडिएटली आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर क्वांटम केमिस्ट्री में आ सकते हैं तो आपको क्वांटम केमिस्ट्री स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, बहुत सिंपल टॉपिक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एनी डाउट्स हियर? किसी को भी कोई डाउट्स है इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में? अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assume 135 hexatriene to be a linear molecule and model the pi electrons as particle in a 1D box। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ है। 135 हेक्साट्राइन, ओके, 135 हेक्साट्राइन दिया है। 135 हेक्साट्राइन क्या है? ठीक है, 135 हेक्साट्राइन। ठीक है, हेक्साट्राइन देख के बेंजीन मत सोचना, बेंजीन साइक्लोहेक्साट्राइन होता है। ठीक है, ये सिंपल हेक्साट्राइन है तो एलिफेटिक मॉलिक्यूल है। एलिफेटिक मॉलिक्यूल है इसीलिए इसको 1D बॉक्स हमने मान लिया है विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने इसको 1D बॉक्स मान लिया है। ओके, फॉर द पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर डीलोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन द 1D बॉक्स। ठीक है, इसका लेंथ क्या दिया है? इसका लेंथ दिया है 0.7 नैनोमीटर्स। इसका लेंथ दिया है 0.7 नैनोमीटर्स। समझ में आ गया? तो अब उन्होंने पूछा है कि वेवलेंथ फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज n²h² अपॉन 8mL²। एनर्जी होता है n²h² अपॉन 8mL²। इसीलिए यहाँ पे ये दो स्टेट्स कौन से हैं? ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे n का वैल्यू 1D बॉक्स के लिए क्या होता है? n का वैल्यू 1 होता है और 2 होता है। 1D बॉक्स के लिए ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट का वैल्यू क्या होगा? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये वैल्यू होगा। ठीक है, और इस वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये दोनों वैल्यूज़ हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं ताकि हमें ये ट्रांजिशन मिल सके। ठीक है, और दिस ट्रांजिशन, दिस इज डेल्टा ई। तो डेल्टा ई क्या होगा? दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। और E2 का वैल्यू क्या है? E2, n का वैल्यू 2 है, मतलब ये होगा 2² इंटू h² अपॉन 8mL² माइनस 1² इंटू h² अपॉन
8ml²। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट्स? एनी डाउट्स विद दिस? तो 2² - 1² अब क्या होगा? 2² - 1² अब क्या होगा? व्हाट इज 2² - 1²? 2² होगा 4, 1² होगा 1, 2² - 1² that is 4 - 1 which is 3 h² upon 8ml²। ओके, दिस इज 3h² upon 8ml²। ये डेल्टा ई का वैल्यू है। ठीक है, मगर हमें डेल्टा ई पूछा है क्या? डिफरेंस इन एनर्जीज पूछा है क्या? हमें क्या पूछा है? वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स। हमें पूछा है वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स करेस्पॉन्डिंग टू दिस। हमें क्या पूछा गया है? वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स करेस्पॉन्डिंग टू दिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? एनर्जी से वेवलेंथ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? डेल्टा ई इज hc बाय लैम्डा। डेल्टा ई इज hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, और ये hc अपॉन लैम्डा हमें मिला था 3h² अपॉन 8ml²। 3h² अपॉन 8ml²। ठीक है, ये लिखने का मतलब डेल्टा ई पहले कैलकुलेट करो फिर ये कैलकुलेट करो, ये करने से भी आसान तरीका है ये, क्योंकि h कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक h कैंसिल हो जाता है। और इसी को रीअरेंज करोगे तो लैम्डा मिलेगा 8ml² c अपॉन 3h। 8ml² c अपॉन 3h। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? मास क्या होगा? अब इस बार पार्टिकल कौन सा है? पार्टिकल इन 1D बॉक्स इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये भी आपको एग्जाम में पेपर में ही दिया जाएगा, ये आपको सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एल का वैल्यू। अब बॉक्स का लेंथ क्या दिया है? बॉक्स का लेंथ दिया है 0.7 नैनोमीटर्स। बॉक्स का लेंथ दिया है 0.7 नैनोमीटर्स, और 0.7 नैनोमीटर्स ये मीटर्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। 10⁻⁻9 करोगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट होगा, और इसको स्क्वायर कर दो क्योंकि L स्क्वायर है। इसके साथ साथ इसको मल्टीप्लाई करो 3 × 10⁸ से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 × 10⁸ से विच इज स्पीड ऑफ लाइट c, और 3 × h आएगा 6.62 इंटू 10⁻34। 6.62 इंटू 10⁻34। और ये सॉल्व करोगे। अब इसके बाद कैलकुलेटर का ही काम है, इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है। सारे नंबर्स इकट्ठा कर लो। 8 × 9.1 इंटू 0.7 का स्क्वायर आएगा 0.7 का स्क्वायर आएगा 0.49। 0.7 का स्क्वायर आएगा 0.49 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6.62 आएगा। सबसे सिंपल चीज़ 3 तो कैंसिल ही हो गया, एक चीज़ कैंसिल हो जाती है 3 × 10⁸, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 10 के पावर सारे एक साइड में रखो, 10⁻31। ये हो जाएगा 10⁻9 का स्क्वायर मतलब 10⁻18। इसके साथ साथ है 10⁸, और नीचे है 10⁻4। ठीक है, ये सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। 530 सुरजीत, इससे थोड़ा बेहतर एस्टिमेट। सुनील 230 नहीं होगा, इससे थोड़ा बेटर एस्टिमेट बताओ, इससे थोड़ा बेटर एस्टिमेट बताओ। 530 नहीं होता है, 539 नैनोमीटर्स आएगा। ये आएगा 539 नैनोमीटर्स। या फिर आपका आंसर ऐसा कुछ आया होगा 5.39 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ये आंसर आएगा। मीटर का नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा। ओके, 5.39 आएगा या फिर 5.387 ऐसा कुछ आएगा। ओके, 5.387 आएगा। 539 इज द करेक्ट आंसर। 539 है तो ये जनरली 535
टू 545, इस रेंज में सारे आंसर्स को करेक्ट मार्क करते हैं। 535 से 545 इस रेंज में सारे आंसर्स को करेक्ट मार्क जनरली किया जाता है। ठीक है, सो 539 नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ चलेगा, बट 530 करोगे तो मुश्किल है। ठीक है, राइट। 537 अगर आ रहा है, करेक्ट, 537 अगर आ रहा है तो ये इस रेंज में आता है, ये आंसर सही मार्क हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर आपने कैलकुलेट किया ये 539 आएगा। 538 पॉइंट समथिंग आता है, मगर वो राउंड ऑफ करके 539 आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 539, यहाँ पे आंसर आएगा 539। समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? गुड आफ्टरनून झुंझुनू। अच्छा, झुंझुनू क्लासेस हैं, ओके। झुंझुनू ये जगह का नाम क्या? ये जगह का नाम है क्या कोई? ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर इस क्वेश्चन की खासियत बताता हूँ क्या है। ये क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली ये देखकर लगेगा कि डिसोसिएशन एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दिए हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के। यहाँ पे जो IIT जैम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन IIT जैम में भी आ सकता है। ओ लोकेश, हेलो लोकेश, हेलो लोकेश, वेलकम टू IFS, वेलकम टू IFS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आपको नॉर्मली हमारे ऐप में हम हमेशा वेलकम करते ही रहते हैं, बट वेलकम टू IFS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। ठीक है, लोकेश हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट है। ऑल राइट, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर गिवन। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम का है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है। और पूछा है कि डिसोसिएशन एनर्जी क्या है। ठीक है, और पूछा है कि डिसोसिएशन एनर्जी क्या है। अब ये देखने के बाद ग्राउंड स्टेट एनर्जीज बताया है, हमें लगता है ये क्वांटम का क्वेश्चन है, मगर आइडियली ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बताता हूँ। डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मतलब क्या है, H2 ये डिसोसिएट होता है दो हाइड्रोजन एटम्स में, H2 डिसोसिएट होता है दो हाइड्रोजन एटम्स में, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है दैट इज एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। तो ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2। ठीक है, दिस इज द, चलो H नहीं लिखते हैं, यहाँ पे E लिखते हैं, ज़्यादा समझने में ज़्यादा आसानी होगी। E ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, और माइनस करना है एनर्जी ऑफ H2। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, व्हाई हैव वी डन दिस, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। ठीक है, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, ये करोगे तो आंसर इमीडिएटली आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सुनील, ये आंसर मैंने अच्छे से चेक किया है, 539 आएगा, 230 नहीं होगा। 539 आएगा, 230 नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार चेक करना। ऑलराइट, तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स है। ओके, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट है, राइट। और अब हाइड्रोजन का एनर्जी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, -13.6 इंटू 2 माइनस 31.7। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करो, 13.6 इंटू 2 क्या होगा, -27.2, और माइनस ऑफ माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, सो ये प्लस होगा 31.7 का। दिस इज प्लस 31.7, एंड नाउ यू कैन सॉल्व। ऐसे सॉल्व करोगे, 31.7 माइनस 27.2, 7 माइनस 2 आएगा 5, 31 माइनस 27 आएगा 4, और ये पॉजिटिव 4.5 आएगा, ये प्लस 4.5 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि डिसोसिएशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और अगर सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है इसका मतलब क्या है, एनर्जी पॉजिटिव आएगी। सिस्टम ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो करेक्ट आंसर इज
4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. वेरी वेरी सिंपल. करेक्ट आंसर इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एक्सट्रीमली सिंपल. समझ में आ गया? आद्या, ये चेक करना, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का कुछ भी नहीं है, तो आंसर एग्जैक्टली 4.5 आएगा. ओके, आंसर एग्जैक्टली 4.5 आएगा. 4.4 लिखा तो गलत आ जाएगा. ओके, 4.4 लिखा तो गलत आ जाएगा. ओके, सुनील कह रहे हैं 225 से 240 है. ओके, चलो फिर भी चेक करता हूँ एक बार. आप अगर कह ही रहे हो तो मैं एक बार चेक करता हूँ. मैं भी कैलकुलेट करके चेक करता हूँ. हाँ, यू राइट, 269 आया है मगर मेरा. नहीं नहीं, नो नो, इट इज़ 539 फॉर श्योर. सही था सुनील, इसका आंसर 539 ही सही है. ये मैंने अभी चेक किया कैलकुलेट करके. 539 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. 5.388 इंटू 10⁻⁻7 आता है. ठीक है, चेक कर लो आप फिर से एक बार, कैलकुलेशन में चेक कर लो. चलो ओके. अब मैं ये बता रहा था कि ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन क्यों है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता चलेगा. ठीक है, ये देखना, ये गेट 2013 का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन देखना, ये गेट 2013 का क्वेश्चन है. और गेट 2013 के बाद 2018 में ये क्वेश्चन दिखाई दिया. 2013 में ये क्वेश्चन दिखाई दिया. अब ये क्वेश्चन देखना और मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ये क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ क्या होगा. ये क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा. ये क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ क्या होगा. साई 3 टू साई 4, ये जो ट्रांजिशन कह रहे हो सुनील, वो होमो टू लूमो ट्रांजिशन होगा. यहाँ पे उन्होंने होमो लूमो ट्रांजिशन नहीं पूछा है, ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन पूछा है. ठीक है, होमो लूमो ट्रांजिशन करोगे तो वो आएगा शायद. तब मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, मगर आई एम अज्यूमिंग कि वो आएगा. होमो लूमो ट्रांजिशन के लिए वो है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है. ओके, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है, ये 539 ही आएगा. ठीक है, तो ये साई 1 टू साई 2 का ही ट्रांजिशन आएगा. साई 3 साई 4 ट्रांजिशन होमोलुमो ट्रांजिशन है, नॉट ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोई बता सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर कोई बता सकता है? एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन इट्स ग्राउंड स्टेट इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन इज दिस. डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? क्या होगा डिसोसिएशन एनर्जी इसका, कोई बता सकता है? विष्णु? 4.5. ये एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन है. ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एनर्जी दिया है, हाइड्रोजन एटम्स का नहीं दिया है. तो यहाँ पे अगेन आपको यही करना है. H2 gives 2H और डेल्टा H डिसोसिएशन होगा. ये अगर कैलकुलेट किया, ये सेम आंसर वापस आपको मिलेगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये आंसर सेम आपको वापस मिलेगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है रॉबिन, ये एक बार चेक करना. डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके 2 हाइड्रोजन एटम्स में जाएगा. इनका एनर्जी क्या होगा? इनका एनर्जी होगा 2 × -13.6 और इसका एनर्जी दिया है -31.7. इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो, आंसर अगेन 4.5 आएगा. दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन. दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन. पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल, करेक्ट, मगर होमोलुमो में भी पार्टिकल ही है पाई इलेक्ट्रॉन.
वहाँ पे सिर्फ अज्यूम किया है कि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट पूछा है। ओके, सो आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा है उस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है सुनील, समझ में आ गया? ओके, राइट। तो बिलीव इट और नॉट, गेट में क्वेश्चंस वैसे के वैसे रिपीट होते हैं, ये उसका एक एग्जांपल है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और सिर्फ पिछले 5 सालों के नहीं, पिछले 10 सालों के सॉल्व करते रहो। ओके, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर लास्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट, आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर पाना आ जाएगा। यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम में आए हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी में गेट का आपका आधे से ज़्यादा 60-70% प्रेपरेशन आपका वहीं पे हो जाएगा। एक्स्ट्रा 30% है, उसके लिए आपने रिवीजन किया ही है। और उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, उसके साथ साथ आप हमारी गेट की टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हो। CSIR नेट का एग्जाम इसी के बाद है, CSIR नेट की टेस्ट सीरीज भी परचेस कर रहे हो। ये गेट का जो पेपर होगा टेस्ट सीरीज में, ये MCQ, MSQ, NAT टाइप के मॉक टेस्ट रहेंगे। CSIR नेट में पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C उस तरह के टेस्ट रहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो एग्जैक्ट गेट एग्जाम का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो मेक श्योर दैट यू परचेज बोथ दीज टेस्ट सीरीज, गेट और CSIR नेट। ठीक है, बहुत फायदे के रहेंगे ये आप सबके लिए। राइट, और ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिकल साइंस का IFAS का एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल का सेट है। ये स्टडी मटेरियल का सेट CSIR नेट, गेट, TIFR, बार्क, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जो जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है जिसमें केमिस्ट्री के लिए सीट्स होते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे स्टेट्स के हैं, सेट का एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम्स का प्रेपरेशन इन्हीं 12 बुक्स में आपका हो जाएगा। दिस इज़ अ सेट ऑफ 12 बुक्स। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारे बुक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। थियोरी प्लस प्रैक्टिस प्लस CSIR नेट का एक जनरल एप्टीट्यूड का बुक भी है जो सेट के लिए अलग से है, गेट के लिए अलग से है। ये जनरल एप्टीट्यूड के बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। आपका 360 डिग्री प्रेपरेशन इन बुक्स से हो जाएगा। सिर्फ 360 डिग्री मतलब पूरे केमिस्ट्री का ही नहीं, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का भी प्रेपरेशन इसमें हो जाता है। ओके, तो ये पूरा CSIR नेट का जो बुक्स का स्टडी मटेरियल का सेट है, ये सेट आपको मिल रहा है ओनली इन 5999। इतने लो प्राइसेस में ये सारे बुक्स मिले फ्यूचर में, ऐसा मैं बिल्कुल प्रॉमिस नहीं कर सकता। इतने कम प्राइस में ये बुक्स अगर आपको अवेलेबल हो रहे हैं तो आप, मुझे पता नहीं यूट्यूब पे क्यों बैठे हो, अभी इमीडिएटली यूट्यूब करके फ़ोन करो IFAS में और ये स्टडी मटेरियल का सेट परचेस कर लो। बहुत बहुत फ़ायदे का सेट है। ओके, so this study material set is available only in 5999, फ्लैट 3500 का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मली ये पूरा सेट 9500 में आपको अवेलेबल होता है, मगर अभी जो ऑफ़र चल रहा है उस ऑफ़र में 5999 में ये सेट अवेलेबल हो रहा है। ये ऑफ़र एक्चुअली सिर्फ 26 जनवरी तक था, मगर इतना रिस्पॉन्स मिला है हमें स्टूडेंट से कि हमें और बुक्स छपवाने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है 10-15 दिनों में। तो सारे स्टूडेंट्स को ये बुक्स बहुत पसंद आ रहे हैं और इसीलिए ये ऑफ़र हमने और जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। इस ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए आज ही इमीडिएटली IFAS में कॉल करो, स्टडी मटेरियल का सेट परचेस करो। इसमें से सारे थियोरी है, प्रैक्टिस भी मिलेगा, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ तो आप ले ही रहे हो 99 रुपीज़ में गेट की और 99 रुपीज़ में नेट की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रही है। ऐसे ऑफर्स ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये अपॉर्चुनिटी मत गवाओ, आज ही IFAS में कॉल करो। ठीक है, इसके साथ साथ आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज डिस्कस किए थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के गेट के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, एंड
फिर मिलते हैं अगले हमारे सेशन में। तब तक के लिए मेरी तरफ से अलविदा एंड हैप्पी लर्निंग।